स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मेथड्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता क्या? स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम किस वजह से होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस जब होते हैं एक इकोनॉमी में तो उनको स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये होम कंट्री में भी हो सकते हैं और फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं। और स्ट्रक्चरल चेंजेस का इम्पैक्ट दोनों के ऊपर होता है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी और इंपोर्ट के ऊपर भी, या दोनों के ऊपर इकट्ठे भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम जनरली हमारा लॉन्ग पीरियड्स में होता है और इससे जो होता है डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको रिमूव करना जो होता है मुश्किल होता है थोड़ा। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम किस किस वजह से हो सकता है? या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट आ जाए, जैसे सपोज हम एक दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री उन चीजों का सब्स्टिट्यूट बना लेती है तो वो अब हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना बंद कर देगी। अब जब वो बंद कर देगी तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड होता है डिसलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डिसलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि कई बार जो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्ट्राइक्स हो गई, पॉलिटिकल पंचेस की वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, तो उनकी वजह से जब हमारी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आ जाती है, डेफिसिट में चला जाता है। थर्ड कॉज हमारा हो जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस का। कई बार हमारे जो फैशन, टेस्ट, इनकम वगैरह में चेंज होने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो चेंजेस आते हैं उसको भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंडर लिया जाता है। या वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सेकेंड हमारा आता है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम जनरली किस वजह से होता है? ट्रेड साइकिल की वजह से। अब ट्रेड साइकिल में सबसे पहले हम करते हैं बूम। जब एक इकोनॉमी में बूम की कंडीशन होती है तो बूम में क्या होता है, हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। अब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं होती है। डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी सप्लाई उतनी नहीं होती कि वो डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए। उसकी वजह से क्या इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाना शुरू हो जाता है। कई बार रिसेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, जिससे क्या होता है, रिसेशन या डिप्रेशन में हमारे प्राइस फॉल होते हैं। प्राइस फॉल जब होते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ डिमांड की साइड से देखें तो इनकम फॉल हो जाती है, डिमांड फॉल हो जाती है, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम। अब टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या है? जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है, नई नई इनोवेशंस वगैरह हो जाती हैं, तो नई नई इनोवेशंस होने से क्या होता है, जिस इकोनॉमी में, जिस कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है, नई चीजों की इनोवेशंस होती हैं, तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इंपोर्ट जो है उसके डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है और ये कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है एक इकोनॉमी के लिए। दो तरह से शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग की वजह से हो सकता है। जब इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग की वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इकोनॉमी के लिए ज्यादा थ्रेट वाली बात नहीं होती है। बट जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से जब हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम होता है, इंपोर्ट एक्सीड कर जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो उस डिसइक्विलिब्रियम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े क्राइसिस ला सकती है। 1990-91 के जो क्राइसिस थे वो इसी वजह से आए थे, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट कम रह गए थे, और ये शॉर्ट रन में थे, बट धीरे धीरे ये कॉन्टिन्यूसली होते रहे, जिसकी वजह से हमारे 1991 में बहुत बड़े क्राइसिस
को फेस करना पड़ा था इंडिया को। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग रन और सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम या सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम को आईएमएफ एक और टर्म यूज करती है उसके लिए, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम कैसे राइज होते हैं, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए या परमानेंटली चेंज हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या हमारे डेफिसिट और सरप्लस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में परमानेंटली ही चेंज हो जाते हैं, या तो डेफिसिट ही चल रहा है बहुत लंबे टाइम तक या सरप्लस चल रहा है, तो उससे जो है उसको भी क्या कहा जाता है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। अब फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम और चीजों की वजह से भी राइज होता है, लाइक कैपिटल फॉर्मेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो ये शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम जब कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है तो ये बाद में क्या किसमें चेंज हो जाता है, लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम, जिसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम। मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से होता है। जब हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इन्फ्लेशन में हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड जो है वो राइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है क्या है, कम हो जाएंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेथड्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे करेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है ट्रेड पॉलिसी मेजर्स, सेकंड आता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, थर्ड आता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, एंड फोर्थ आता है एक्सचेंज कंट्रोल। सबसे पहले आता है ट्रेड पॉलिसी मेजर्स। अब ट्रेड पॉलिसी मेजर्स जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ट्रेड के थ्रू हम कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए डिसइक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, बट डेफिसिट को ही हम ठीक करने की बात करते हैं। तो डेफिसिट को ठीक करने के लिए या तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा या इंपोर्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट को हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा या एबॉलिश करना पड़ेगा, और जो भी एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स बना रहे हैं, वो उन चीजों को बनाने के लिए लोन लेते हैं। अब लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको बहुत कम कर दिया जाए तो उससे भी एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जा सकता है, या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी जाए किनको, मैन्युफैक्चरर्स जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो गुड्स बना रहे हैं या एक्सपोर्टर्स जो है उनको सब्सिडीज जब प्रोवाइड की जाएंगी तो उससे एक्सपोर्ट प्रमोशन होंगे। अब इंपोर्ट को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लाइक टैरिफ्स लगा दो ज्यादा से ज्यादा, या फिर इंपोर्ट कोटा तय कर दो, लाइसेंस कर दो, इंपोर्ट जो भी करेगा उसके लिए लाइसेंसिंग जरूरी कर दी जाए। तो इस तरह से हम इंपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज में किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है जिसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। अब जो सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का, आरबीआई। आरबीआई किसके थ्रू, आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करके एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकता है, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम ठीक हो जाएगा। अब आरबीआई इसके लिए क्या करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो बोरोइंग फॉर कॉमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएंगी, बहुत
महंगी हो जाएंगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक्स कम लोन लेंगे, और अब कॉमर्शियल बैंक्स भी अपने रेट बढ़ा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे क्या होगा, लोग जो हैं वो भी डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए। अब डिस्करेज कौन कौन से लोग होंगे, बिजनेसमैन किसके लिए लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो नॉर्मल लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो गुड्स परचेज करने के लिए लोन लेंगे। अब जब लोन जो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और गुड्स के लिए, जो कंज्यूमर गुड्स के लिए जो लोन लिया जाता है वो भी कम हो जाएगा, जिससे एज ए रिजल्ट देयर इज रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेंट्रल बैंक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर और क्या क्या कर सकता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगा। जब लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाएगी तो उससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो दो तरह की होती है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट को बढ़ा के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगा, रेपो रेट को इंक्रीज करके मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके भी मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आरबीआई एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर सकता है। अब बेटा जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके थ्रू कैसे कैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में जो एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सेलिंग गवर्नमेंट एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनका किस तरह से है, अगर आपको इनको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मेरा इसके ऊपर जो लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का है आप वो उसको देखिए, तो आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई भी इकोनॉमी है जो वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करके ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट नहीं कर सकती है, उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकती, उसके लिए उसको दूसरी पॉलिसीज को भी अपनाना पड़ता है। तो दूसरी पॉलिसी कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। अब गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकती है, इसके लिए वो क्या करेगी, टैक्सेस लगाएगी, टैक्सेस के रेट इंक्रीज कर देगी। टैक्सेस डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जब बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर जो है लोगों की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएगी, गुड्स सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी, तो उससे भी एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट और भी बहुत सारे तरह के खर्चे करती है, जिसमें से अगर स्पेशली वो अनप्रोडक्टिव और नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर कर रही है उनको कम कर दे तो उससे एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। द रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल not only directly but also indirectly through the operation of multiplier reduces the expenditure। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। अब एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज को हम और क्या कह सकते हैं, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन हमारा होता क्या है, डीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना, किसके एस्पेक्ट में, दूसरों के रिस्पेक्ट में। जब हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू को हम कम कर देते हैं तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मींस रिड्यूसिंग द वैल्यू और एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसीज। जब हम फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे डीवैल्यूएशन होगा। डीवैल्यूएशन होने से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। फॉल होंगे तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या डिसइक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप ही करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम डीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं करेक्ट करने के लिए, तो डीवैल्यूएशन जो होता है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर ही होता है, जबकि एक डेप्रिसिएशन वर्ड भी आता है। डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है, बट हम डीवैल्यूएशन जब करती है, गवर्नमेंट करती है, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर डीवैल्यूएशन होता है। अब डीवैल्यूएशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि व्हेन प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स डिक्लाइन, जब हमारे डोमेस्टिक गुड्स के प्रोड्यूस डिक्लाइन होंगे, जैसे मैंने पहले समझाया, तो पीपल ऑफ अ कंट्री स्विचेस देयर एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स टू
डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, वो क्या करेंगे, जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे चीजें, वही चीजें जब अपनी कंट्री में उनको सस्ती मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, अपनी ही कंट्री की चीजों को खरीदेंगे, जिससे हमारे एक्सपेंडिचर स्विच हो जाएंगे फ्रॉम इंपोर्ट्स टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज कंट्रोल। अब एक्सचेंज कंट्रोल क्या है, अंडर दिस मेथड एक्सपोर्टर्स आर ordered to surrender their foreign exchange to central bank of a country and it is then rationed out among the licensed importers। अब इसमें क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है कि एक्सपोर्टर जितना भी उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री में आप डिपॉजिट करवा दो। अब जब उनके सेंट्रल बैंक के पास ये सारा का सारा आ जाएगा तो वो अपने हिसाब से इंपोर्टर, जो लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ लाइसेंस जिनके पास है इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ वही इंपोर्ट कर पाएंगे, हर कोई इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज देन रेक्टिफाइड बाय कीपिंग द इंपोर्ट्स विद इन लिमिट। इससे क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट जो है, जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो लिमिट में हो जाएंगे।